नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। सदर थाना क्षेत्र में हुए प्रॉपर्टी डीलर टुनटुन चौधरी हत्याकांड के मामले में पुलिस ने सुपारी किलर को किया गिरफ्तार। सोना ने रचा इतिहास, 24 कैरेट सोना कीमत 1 लाख रुपए के पार हुआ। अमेरिका और चीन के टैरिफ वार का हुआ असर। और यूपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट हुआ जारी। जिले के सिद्धार्थ कृष्णा ने 680 रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र में हुए प्रॉपर्टी डीलर टुनटुन चौधरी हत्याकांड का हुआ खुलासा। पुश्तैनी जमीन नहीं बेचने पर हुई थी हत्या। पुलिस ने सुपारी किलर को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में पिछले महीने 18 मार्च को प्रॉपर्टी डीलर रामकिशोर चौधरी उर्फ टुनटुन चौधरी की हत्या जमीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर द्वारा की गई थी। इस काम के लिए उसके प्रतिद्वंदित उत्तम मीत पराठा के संचालक आलोक कुमार उर्फ बिट्टू ठाकुर ने अभिषेक और दीपक को सुपारी दी थी। पूरे मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हत्याकांड के पश्चात मृतक टुनटुन चौधरी के पिता द्वारा सदर थाने में दर्ज कराए गए प्राथमिकी के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था। गठित विशेष टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज का निरंतर अवलोकन, मानवीय एवं तकनीकी असूचना संकलन सहित कई विभिन्न बिंदुओं के आधार पर लगातार कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में 21 अप्रैल को मिली एक इनपुट के आधार पर गठित टीम द्वारा न्यू 4 लेन के पास हत्या की इस घटना में शामिल अपराधी पारू थाना क्षेत्र के जाफरपुर फुलवरिया गांव निवासी अभिषेक कुमार और साहेबगंज थाना क्षेत्र के पहाड़पुर मनोरथ गांव निवासी दीपक कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस को भी बरामद किया गया है। बरामद अवैध हथियार और कारतूस मामले में अलग से सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गठित टीम द्वारा जांच के क्रम में जमीनी विवाद में हत्या की बात सामने आई है, जिस पर आगे अनुसंधान भी किया जा रहा है। गिरफ्तार अपराधियों ने अपने अस्वीकारोक्त बयान में हत्याकांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों युवक कॉन्ट्रैक्टर किलर हैं। इन पर पूर्व से भी कई थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये मामला है कि 18/3/25 को सदर थाना अंतर्गत रेवा रोड पुल रेवा रोड में फर्दो पुल के पास रामकिशोर चौधरी उर्फ टुनटुन चौधरी, जो कि जमीन के कारोबारी थे, उनकी हत्या हो गई थी। और हत्या होने के बाद से 220-25 कांड दर्ज हुआ था। उसी समय वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, और जिसमें कि सिटी एसपी और एसडीपीओ विनीता, ये लोग सब मिल करके एक टीम का गठन हुआ था। और इसमें सदर थानाध्यक्ष भी थे और एक इनके खोजबीन की जा रही थी। सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी था कि पता करना कि आखिर किसके द्वारा ये कांड किया गया है। तो वो बिल्कुल उद्भेदन हो गया है। पता चला है, जो वास्तविकता है, कि टुनटुन चौधरी उर्फ रामकिशोर चौधरी और बिट्टू ठाकुर के बीच में एक अपार्टमेंट जो बिट्टू ठाकुर का है और वहां तक रास्ता जो जाता है वो जमीन बीच का टुनटुन चौधरी का था। टुनटुन चौधरी का पुश्तैनी जमीन था। अभी बिट्टू ठाकुर बार बार उसमें रास्ता मांग रहा था। रास्ता नहीं होने पर वो उसका अपार्टमेंट अधूरा रह जाता। तो ये इन लोगों के बीच रस्साकसी चल रहा था और ये नहीं देना चाह रहे थे, जमीन नहीं देना चाह रहे थे। इस बीच इनका दोनों के बीच काफी विवाद हुआ और विवाद के बाद ये सोचा कि उत्तम मीट पराठा का नाम सुने होंगे, जो बिट्टू ठाकुर ही चलाता है। तो इसमें ये जानलेवा चाह रहा था कि जहां भी मिले टुनटुन चौधरी की हत्या करा दी जाए। तो बिट्टू ठाकुर ने दीपक कुमार सिंह, पेशर दिनेश सिंह, जो कि पहाड़पुर मनोरथा थाना साहेबगंज के रहने वाले हैं, इनसे संपर्क किया। इन्होंने 8 लाख रुपए में ये तय हुआ, जिसमें कि 3 लाख रुपए पहले ये लोग ले लिया था। दीपक और अभिषेक पांडे, बीता संजीत कुमार पांडे, ये जाफरपुर फुलवरिया, जो कि पारू थाना अंतर्गत पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं। ये दोनों शातिर अपराधी है। इन पर साहेबगंज में हर जगह वो आर्म्स एक्ट का केस है,
हाल फिलहाल में आप लोगों ने जैतपुर में भी एक सुना होगा कि फोटो स्टूडियो संचालक की हत्या हुई थी, उसमें भी बिट्टू ठाकुर का, दीपक का योगदान है। और ये लोग शातिर अपराधी हैं। लगातार ये हत्या, इनको गुप्त सूचना मिली थी सदर थाने को। हनुमान मंदिर है जो फोरलेन सदर थाना, उसको सदर फोरलेन सदर कहते हैं, वहां हनुमान मंदिर के पास से सुबह इनकी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी के बाद से इन्हीं के निशानदेही पर बिट्टू ठाकुर के अपार्टमेंट के पास ही जमीन में गाड़ा हुआ एक देसी पिस्टल 765 mm का देसी पिस्टल, 2 कारतूस बरामद हुआ है। साथ में इनका 2 मोबाइल भी बरामद हुआ है। उस मोबाइल के आधार पर और भी इस घटना में एक तार जुड़ता है। और ये करीब 13-14 अपराध कर्मी हैं जो कि इनके साथ ये लगातार सब लोग एक साथ मिल करके अपराध की योजना बनाते हैं, अपराध कारित करते हैं। सब पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। जो आज देसी पिस्टल और कारतूस 25 और दोनों को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए इन लोगों को जेल भेज रहे हैं। और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि स्पीडी ट्रायल में इनको त्वरित गति से इनको सजा दी जाए और कड़ी सजा मिले। घटना में इसी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। इनके निशानदेही पर इस पिस्टल को बिट्टू ठाकुर के ही अपार्टमेंट के पास से बरामद किया गया है। और बिट्टू ठाकुर उस कांड में भी, जो ये जैतपुर का भी कांड है, उसमें भी 4 लाख रुपए दे करके दीपक सिंह को ही 4 लाख रुपया दिया था और उसी से ये घटना कारित कराया था। तो हम लोग पहला ये है हम लोगों का कि कहीं से भी बिट्टू ठाकुर को हम लोग एनी हाउ उसको गिरफ्तार करेंगे। जहां भी हो वो, चाहे जहां भी हो, पहले उसको गिरफ्तार करेंगे। और वो दोनों कांडों में, जैतपुर के भी कांड में और यहाँ के भी कांड में, चूंकि वो पैसा दे रहा है, यहाँ भी 8 लाख रुपए दिया था, वहां 4 लाख रुपए दिया था। ये क्लियर हो गया कि जमीनी विवाद के कारण, बिल्कुल जमीनी विवाद और रास्ते के जमीन का विवाद लेकर। नहीं, वो जो उसमें जो आरोप लगाया था उसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और विनीता मैम इसका अनुसंधान बखूबी कर रही हैं। और जो भी इसमें दोषी होंगे उन्हीं को जेल भेजा जाएगा, जो निर्दोष होंगे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गिरोह दूसरे जिला में भी फैला हुआ? बिल्कुल, इनका गिरोह जैसे कि साहबगंज फुलवरिया के हैं, ये कांड करने गोपालगंज भी जाते हैं, मोतिहारी भी जाते हैं। केसरिया का भी एक कांड है, इसमें जब आपराधिक इतिहास। देखिए, बिट्टू ठाकुर गिरोह नहीं बनाया है, बल्कि वो पैसे पर खेलता है। पैसा दे करके वो बड़े से बड़े लोगों को भी अपने में शामिल करता है। दीपक और ये न कि हम लोग तो संलिप्तता देख रहे हैं, कहीं ये राणा गिरोह का तो ये लोग सदस्य नहीं है। तो ये किसी भी गिरोह के लोगों को बिट्टू ठाकुर पैसे के बल पे खरीदता है और उनसे अपने मनमाना किसी की हत्या, जैसे कि यहाँ पर स्टूडियो संचालक की हत्या कराया, यहाँ पर भी टुनटुन चौधरी जी की। सोना ने रचा इतिहास, आम लोगों की पहुंच से हुई बाहर। 24 कैरेट का कीमत 1 लाख के पार। अमेरिका और चीन के टैरिफ वार का असर दिखा। पूरे भारत में आज 24 कैरेट गोल्ड ने एक नया इतिहास रच दिया। सोने की कीमत लाख पार कर गई। अब 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। जी हाँ, टैरिफ वॉर और शेयर बाजारों में उथल पुथल के बीच सोना लखटकिया हो गया है। भारत में सोने का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व बहुत अधिक है, खास तौर पर त्योहारों, शादियों और लंबी अवधि के निवेशों के लिए सोना की लोग खरीदारी करते आ रहे हैं। अगर बात अप्रैल महीने की करें तो गोल्ड की कीमतों में काफी तेजी देखने को मिल चुकी है। पिछले महीने के आखिरी कारोबारी के दिन सोने के दाम 90,717 रुपए प्रति 10 ग्राम थे, जो 24 घंटे से भी कम समय में 99,175 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गए हैं। सोने की कीमत ने आज इतिहास रच दिया, क्या कहेंगे? सोना तो अब आम जनता से काफी दूर होते चला गया, दिन ब दिन काफी दूर होते चला गया। जो हम लोग के पास मध्य वर्ग के लोग जो आते थे छोटा मोटा जेवर लेने के लिए, प्योरिटी तो सरकार ने जो नियम बनाया उसके अनुसार अब एकदम सही हो गई। लेकिन जो आम जनता, जो ये भाव बढ़ा है, इंटरनेशनल टैरिफ जो लगने के कारण सोना पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिस कारण से आम जनता से दूर होते चला गया। आज सुबह का सोने का भाव कुछ आता है, शाम को कुछ आ जाता है।
हम लोग को भी नुकसान ज्यादा होने लगा है। आज की वर्तमान रेट क्या है? 93,800 22 कैरेट, 24 कैरेट। 1,02,000 रुपये प्रति ग्राम, यानी 10 ग्राम। क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ रहा है मार्केट पे, क्योंकि अभी लगन का शादी विवाह का समय है? देखिए, लगन का सभी लोग, एक तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है कि ये मीडिया में जो चलने लगा है कि 54,000 सोना हो जाएगा, सभी लोग वेट एंड वॉच कर रहे थे। सभी लोगों को आज भी लगता है कि सोने का भाव नीचे चला जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं से कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं है। सोना जिस भाव में भी अगर आप लेते हैं, तो अगर हम लोग के पास मध्य वर्ग के कस्टमर आते हैं जिन जो कि 1-1 रुपया संजोग के अपना पैसा से ये बढ़ लेते हैं, जिस भाव में भी लीजिए अच्छा है, नीचे से ऊपर तक लीजिए, आपका मेकअप कर जाएगा। अगर ये सोच रहे हैं कि सोना नीचे जाएगा, ये सबसे बड़ी भूल है। सोना कहीं से नीचे नहीं है, थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। क्या कुछ कारण हो सकता है सोना का इतना अचानक गिरने का? देखिए, ये तो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल जो भाव डॉलर में जो आ रहा है वो काफी ऊपर है। इधर जो 2800, 2700, 2800 डॉलर था सोने का भाव, एक बैग ये आज 3400-3500 डॉलर आ गया है। इस कारण से बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक तो रुपया का थोड़ा कमजोर पड़ना, ये तो भाव तो इंटरनेशनल चल रही है, जिसमें यानी सभी जगहों पर भाव काफी महंगा है। ग्राहक जो आपके दिनचर्या में शामिल थे, नहीं, वो रेगुलर कस्टमर एकदम लगभग खत्म हो गए। लगन का दिन है, लेकिन जो छोटा मोटा जो बिक्री होता था वो भी एकदम बिक्री बंद हो चुका है। बहुत बड़ा असर पड़ा है। देखिए, हम लोग का स्टॉक का कीमत बढ़ रहा है, लेकिन कस्टमर हमारे पास नहीं है, तो हम लोग का रोटेशन नहीं है। रोटेशन नहीं तो हम लोग की कमाई नहीं है। हम लोग तो डिपेंड है रोटेशन पे ना, रोटेशन तो हो नहीं रही है। मार्केट भी ठीक ठाक नहीं चल रही? नहीं, मार्केट की स्थिति बहुत खराब है। क्या नाम है? रंजन गुप्ता। सोने की कीमत ने आज इतिहास रच दिया है, क्या? अभी इतिहास रचना बाकी है। जब तक इस पूरे वर्ल्ड में ये अमेरिका और चीन जब तक एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे, सारी दुनिया उसका भूख भोगेगी। गोल्ड तो अभी लाख रुपए गया है, अभी 1.5 लाख भी होगा। कभी कभी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक मध्यम वर्ग से लोग से लेकर एक गरीब घर की बहू बेटी क्या कैसे श्रृंगार करेगी, कैसे उनका घर बसेगा, कैसे वो सजेगी, कैसे उनके एक पिता पर जो पहले ही से बेटी बोझ बनी फिरती है, बोझ लोग मतलब कि अभी समाज की महंगाई के कारण बोझ बेटी सबको बोझ लगने लगी है। तो आज के समय में ये जो हमारे जो भारत सरकार भी इस पर कुछ अमल नहीं कुछ बोल रही है, जो वर्ल्ड वार के कारण जो अभी सोना का रेट बढ़ा हुआ है, ये गरीब की बेटी कैसे एक ढोलना, एक कैसे एक नथिया, एक कैसे किल खरीदेगी, बहू बेटी सजेगी नहीं। इस तरह की घिनौना रेट के कारण ये हमारा समाज और ही परेशान हो जाएगा। और इतना मतलब कि जब समझिए कि लोग निकलेंगे घर से बहू बेटी किसी को, तो किसी को लोग चैन छीनेगा, तो किसी को नथिया छीनेगी, मंगलसूत्र छीनेगा, क्राइम रेट बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो ये समाज को एक तरफ ये ऐसे दिशा की ओर गया हुआ ये गोल्ड का रेट जो समाज को अंधकार की ओर ले जाए। क्या नाम होगा? मैं विक्रम सराफ, साहू पोखर। सदर थाना क्षेत्र के खबरा 4 लेन पर अनियंत्रित डंपर ने स्कूटी सवार असम राइफल के जवान को रौंदा, अस्पताल में स्थिति गंभीर। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के खबरा हाईवे के पास एक हाईवा ने स्कूटी सवार असम राइफल जवान को रौंद दिया। वह कैंसर पीड़िता अपनी भाभी को देखने के लिए अपनी स्कूटी से निकले थे। इसी दौरान एक हाईवा आ गया और उसमें वह फंस गए और उसकी स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि जवान को सर में गहरी चोट आई है। घटना में घायल हुए स्कूटी सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए आनंद फानन सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची हुई पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया गया है। घायल की पहचान असम राइफल के शिलोंग में पोस्टेड जवान सदर थाना क्षेत्र के खबरा निवासी शिव शंकर राय के रूप में हुई है। मौके पर पहुंचे सदर थाना के दरोगा गिरिजेश कुमार ने बताया कि गश्ती में थे। इसी दौरान सूचना मिली कि खबरा मंदिर के पास हाईवा और स्कूटी में टक्कर हो गया है,
तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा, जाम को सुचारू करवाया और फिर हाइवा को जब्त कर थाने पर भेजा है। आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। मॉर्निंग गश्ती में थे, एक सूचना मिला कि खवड़ा मंदिर के पास एक ट्रक स्कूटी में टक्कर हो गया है, तो तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाए और जाम को सुचारू करवाए। हाईवा को ही जब्त किया गया है। जी, हाईवा को ले जाया गया है और बाद में आवेदन पड़ने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में लव जिहाद का मामला आया सामने। शमशाद ने सूरज बनकर शिखा को फंसाया, अब दे रहा है जान से मारने की धमकी। मुजफ्फरपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने पहले नकली हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़की को फंसाया और फिर जब उसकी सच्चाई सामने आई तो अब प्रेमिका को जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसके बाद अब न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी सुरक्षा के लिए पीड़िता पुलिस अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रही है। पूरा मामला तब सामने आया जब ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाली एक युवती शिखा ने वरीय पुलिस अधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पढ़ाई के दौरान सूरज नाम के एक लड़के से प्रेम हुआ। धीरे धीरे प्रेम गहराता चला गया। कई वर्षों से दोनों का प्रेम संबंध चल रहा है, लेकिन अब उसकी असलियत पता चली। उसका नाम शमशाद हुसैन है। पीड़िता ने अपने आवेदन में बताया है कि पढ़ाई खत्म होने के बाद वह 2018 में नौकरी करने दिल्ली चली गई। दिल्ली जाने के बाद भी दोनों की आपस में मोबाइल पर बातचीत होती रही। दिल्ली जाने के बाद प्रेमी ने युवती से अपनी मां के इलाज के नाम पर पैसा मंगवाता रहा। युवती कई बार पैसा भी भेजती रही। अगस्त 2023 में युवती की मां की मौत हो गई, जिसके बाद वह मुजफ्फरपुर लौटी। युवती प्रेमी से अपना पैसा जब वापस मांगने लगी तो दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। मोबाइल पर अक्सर दोनों की लड़ाई होने लगी। इसी बीच युवक अपना नंबर बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब दोनों की दोबारा मुलाकात हुई, बातचीत हुई और बीते साल दोनों पटना घूमने गए थे। युवक ने जूस पिलाकर उसे एक निजी होटल में ले गया, जहां शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन युवक अपनी मां की बीमारी का हवाला देकर शादी से इनकार करने लगा। जिसके बाद युवती ने युवक के दोस्तों से संपर्क किया तो उसे पता चला कि युवक का फर्जी नाम सूरज है। उसकी असली पहचान जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र निवासी सैयद मुमताज हुसैन के पुत्र सैयद शमशाद हुसैन है। जिसके बाद वो काफी आक्रोशित हो गई। मोबाइल पर दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई। युवती अपना पैसा मांगने लगी, साथ ही उसे बोली कि पुलिस से शिकायत करेगी। जिसके बाद युवक ने उसे धमकी दिया है कि अगर पुलिस के पास गई तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। जिसके बाद युवती ने प्रभारी सिटी एसपी को आवेदन दिया है। पूरे मामले को लेकर प्रभारी सिटी एसपी विद्यासागर ने बताया कि एक पीड़िता आवेदन दी है। उसने बताया है कि वो अपने प्रेमी के साथ रह रही है। प्रेमी उसे हत्या की धमकी दे रहा है। ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी को जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए बोल दिया गया है। मैं एक लड़के से फ्रेंडशिप हुई थी, कोचिंग में मिली थी उससे और फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा डीप हो गई, फिर रिलेशनशिप में आ गए। नाम उसने तब अपना सूरज बताया था। बहुत टाइम रिलेशनशिप में आने के बाद पता चला कि वो मुस्लिम है और शमशाद हुसैन नाम है उसका। फिर जब मुझे उसकी रियलिटी पता चली तो उसने मेरे साथ मारपीट वगैरह शुरू कर दी। उसने उसके परिवार वालों ने मुझे मारा, धमकाया और कहीं भी कुछ कंप्लेन करने से मना किया है, वरना उन्होंने कहा वो मेरी ज़िंदगी कुत्ते से बदतर कर देंगे। बहुत हैरेस किया है उसने मुझे, मेंटली भी और फिज़िकली भी, और बहुत टॉर्चर कर रहे हैं वो लोग मुझे। आप कहाँ पे आए हैं? मैं एसएसपी ऑफिस आई हूँ कंप्लेन करने। हाँ जी। अब क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी कई लड़कियाँ टारगेट हो रही होंगी। ये पहले अपनी रिलीजन छिपाता है, फिर उनको यूज़ करता है फिज़िकली, इमोशनली और मेंटली, और फिर उनको यूज़ करके छोड़ देता है। जब उनको उनकी रियलिटी पता चल जाती है तो उसकी रियलिटी पता चले लोगों को। कितने दिनों के बाद पता चला कि दूसरे रिलीजन का है? लगभग 8 साल के बाद। एक लड़की आई थी जो कि प्रेम प्रसंग में वो अपने प्रेमी के साथ
रह रही थी और ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत ही कहीं पे रह रही थी। तो उसका हमने सारा चीज़ सुन लिया है और ब्रह्मपुरा SHO को इसका आवेदन दे दिया गया है कि वो इसमें जांच पड़ताल करें और कानून सम्मत कार्रवाई करें। अक्षय तृतीया का क्या है महत्व, बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया। आइए देखते हैं। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो। अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और सिर्फ इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। इस दिन सोना खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यदि आप सोना खरीदने में असमर्थ हैं तो आप इन वस्तुओं को खरीद सकते हैं जो भी शुभ मानी जाती है। इसमें मिट्टी और पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। साथ ही पीली सरसों खरीदना भी बहुत शुभ होता है। कितने तारीख को हो रही है, इस बार क्या कुछ खरीदना शुभ रहेगा? अक्षय तृतीया इस वक्त 30 तारीख को 30 अप्रैल को है और इस दिन किसी प्रकार का धन संचय करने का, किसी प्रकार का, यानी कि आप सोना चांदी खरीदिए, नहीं, अन्न है, जल है, मतलब जो भी आपको खरीदना हो आप खरीद सकते हैं। उसका संचय करने का तिथि माना गया है, दान करने का तिथि माना गया है, पुण्य करने का तिथि माना गया है। आप इस दिन लोग घड़ा में जल देकर दान देते हैं, अन्न दान देते हैं, छाता दान देते हैं, जूता दान देते, जो दान देना चाहते हैं दे सकते हैं। अक्षय तृतीया दिन जो चीज दान की जाती है वह अक्षय होती है, उसकी क्षय नहीं, तो उसकी पुण्य की कोई क्षय नहीं होती है, धन की भी क्षय नहीं होती है, ऐसा मान्यता और हमारे धर्म शास्त्रों में आया है। और इस दिन परशुराम जयंती भी है, बद्रीनाथ का पट भी खुल जाएगा अक्षय तृतीया के दिन। उस दिन से बद्रीनाथ यात्रा भी शुरू हो जाती है। तो एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। खास के इस दिन तो ब्राह्मणों को सत्तू हुआ, घड़े में जल हुआ, वस्त्र हुआ, जूता छाता हुआ, अवश्य दान देना चाहिए। कई लोग अक्षय तृतीया को सोना खरीदना शुभ मानते हैं। सोना जो सामर्थ्यवान है उसके लिए कहाँ कोई चीज है जो सोना, जैसे कि आप धनतेरस दिन नहीं सोना खरीदते, चांदी खरीदते हैं, पीतल का बर्तन खरीदते हैं, तांबा का बर्तन खरीदते हैं, कुछ ना कुछ तो खरीदते ही खरीदते हैं। खरीदिए, और सामर्थ्य तो सोना खरीदिए, लेकिन ये जरूरी नहीं जब सोना ही खरीदे, आप सामर्थ्य है तो सोना खरीदे। शुभ मुहूर्त क्या कुछ है? सुबह से शुभ मुहूर्त इसका। आगामी 26 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल के विरोध में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली मुजफ्फरपुर मिल्लत कमेटी की तरफ से निकाली जाएगी। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली को लेकर नागरिक समाज और मुजफ्फरपुर मिल्लत कमेटी की तरफ से संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कहा गया कि आगामी 26 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल के विरोध में चंदवाड़ा से जिला समाहरणालय तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला जाएगा। इसमें जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा। कमेटी के सदस्य ने कहा कि जिस तारीफ से वक्फ संशोधन बिल मुसलमान पर जबरन थोपा जा रहा है उसे मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल वर्तमान सरकार की यह साजिश है कि वह मुसलमान की जमीनों को हड़प ले, जिसे हम किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे। इसी के विरोध में हम लोगों ने शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकालने का निर्णय लिया है। देखिए, अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल को लेकर, और हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी सऊदी अरब घूमने गए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के मुसलमान अच्छे नहीं लगते हैं। उनको सऊदी अरब, दुबई, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान के लोग बहुत पसंद है। अब रही बात वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल की बात, अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर मुसलमानों के पक्ष में होता तो फिर आज मुसलमान फिर सड़कों पर नहीं उतरते। ये कानून लाया गया है, सिर्फ आप ठेठ भाषा में ये समझ लीजिए, ये जो कानून लाया गया है मुसलमानों की जमीन को हड़पने के लिए। 100 की सीधी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड तो सरकार का है, वो सरकार की मिशनरी है।
तो ये क्यों लाया गया? ये लाया इसीलिए गया है कि मुसलमानों की जमीन को हड़प लिया जाए। जिस तरह से दलित की जमीन को, गरीबों की जमीन को हड़पने के लिए जो सर्वे कानून लाया गया, जो अब चल रहा है बिहार के अंदर या देशों में, उसी तरह से इसको भी लाया गया है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून आने से मुसलमान जिस मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, या उसकी गारंटी नहीं कि वो मस्जिद भी उसकी रहेगी कि नहीं रहेगी। वो कब्रिस्तान जिसमें मरने के बाद दफन होता है, वो कब्रिस्तान भी उसका होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आर्टिकल 25 और 26 के मुताबिक तमाम अक़लियतों को, मुसलमानों को मुकम्मल आज़ादी है कि अपने मजहब के अनुसार वो चलें खुल्लम खुल्ला। तो इसलिए गया हम इसको मुदाखलत अपने दीनी मामलात में, मजहबी मामले में सोची समझी से मनसूबाबंदी के तहत समझे कि ये समझते हैं कि गलत ख़त्म है, इसलिए इसको दूर होना चाहिए। ख़त्म हम कभी भी संविधान के खिलाफ नहीं गए, रोड पर नहीं आए, आज भी नहीं जा रहे हैं। 26 को भी संविधान की हिफाजत और वक्फ ये जो एक्ट है उसके खिलाफ हम जा रहे हैं कि उसको वापस लेना होगा। एक बात सुन लीजिए, देखिए ये वो कौन बाबू है, जनक बाबू कौन नायडू है ना, पूरा चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति की मंदिर से मुसलमानों को हटा दिया है। जो वहाँ दुकानदार थे, अमरकर थे, सब लोग जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। क्यों कि ये हिंदुओं का मंदिर मुसलमान नहीं रहेगा। तो सब सीधी सी की बात है। तो वक्त भी तो हमारा मामला है, तो यहाँ कोई हिंदू या कोई नॉन मुस्लिम कैसे आएगा? कैसी बात है? सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी चीज़ है। हम कहना कसम आप लोग यही फैसला कीजिएगा, यही फैसला कीजिएगा। ये अंधेर जब हम हिंदुओं के मंदिर में नहीं आ सकते हैं, सिखों में नहीं आ सकता है, तो हमारे वक्फ के मामले में कैसे होगा? इसका मतलब उसकी नीयत खराब है, गवर्नमेंट की नीयत खराब है, कुछ और उसके इरादे हैं जो सामने भी नहीं आए हैं, उसको हड़प लेना है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि इससे गरीबों को फायदा होगा, ये भी झूठ। हमारे का वक्फ वाला गरीब अमीर के नहीं है, मस्जिदों के लिए होता है। तरमीम के सिलसिले से जो कुछ इस वक्त हिंदुस्तान में हो रहा है वो हम सब लोग वाकिफ़ हैं। जिसको दो टुक लफ्ज़ों में कहा जाए कि हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमानों से उसके जीने का हक़, उसके अक़ीदे का हक़ सल्ब कर ले, छीन ले। तो हम हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि हम जिस हिंदुस्तान में, जिस मुल्क में रहते हैं, उससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उसके साथ हमारी हमदर्दी वाबिस्ता है, सिर्फ़ इसलिए कि हम एक ऐसी हुकूमत के तहत एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिस हुकूमत के ज़रिए से हमें बावर कराया गया है, यकीन दिलाया गया है कि हमें यहाँ मजहबी आज़ादी हासिल होगी और हम सब अपने मज़हब के एतबार से यहाँ जीते रहेंगे। वक्फ तरमीमी बिल हमारे मज़हब का इंतहाई अहम तरीन हिस्सा है। लिहाजा हुकूमत को ये समझना चाहिए कि अगर उसने हमसे हमारे मज़हब के तौर पर आज़ादाना जीने का हक़ छीन लिया तो हर एक शख्स अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए इससे लड़ेगा। हमारा ये अक़ीदा है कि औक़ाफ़ की चीज़ें जो हमारे पुरखों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ़ कर दी है, वो हमारी चीज़ भी नहीं रहती, हमारे खुदा की चीज़ रहती है। वहीं एक अन्य सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दूसरे मुल्क के मुसलमान पसंद है, इसलिए वह बार बार अरब, दुबई, अमीरात आदि देशों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अपने देश के मुसलमान की जमीन को फड़कने का काम कर रहे हैं, जिसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी को लेकर हम सभी एकजुट होकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रेस वार्ता रखा गया है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि 26 अप्रैल को होने वाले हम लोगों का जो मुजफ्फरपुर में मार्च रखा गया है, पैदल मार्च का कार्यक्रम हम लोगों का रखा गया है, जो अपने ज़िले के विभिन्न हिस्सों से चल करके मुजफ्फरपुर क्लब में इकट्ठा होगी और वहां से निकल करके जुलूस के माध्यम से समाहरणालय में डीएम साहब को अपना ज्ञापन सौंपेगी। उसी के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। समर्थन है आप लोगों का इसको? जी, हमारा समर्थन है और ये कार्यक्रम इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो अभी भारत की सरकार जो कानून लाई है वो एक इशारा कर रहा है कि देखिए कि अभी बौद्ध धर्म के खिलाफ इन्होंने किया ही, महाबोधि मंदिर में उन्होंने किया, बौद्ध को किया, अभी जैन मंदिर के साथ किया,
आने वाले दिनों में ये क्रिश्चियनों का जो चर्च है उसके जमीनों पे भी ये हमला करेगा और अंत में इसकी नज़र जो है कि न्यास बोर्ड की जमीन पे भी होगी। इसलिए हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि सरकार की इस मंशा को विफल करने के लिए हम एकजुट होकर के अभी से ही हम लोग जो है कि इसके विरुद्ध में जो है कि धरना प्रदर्शन करें। और के बाद जब से भाजपा सरकार देश में आई है तब से एक जहरीली सुई लेकर के वो घूम रही है जो जनता के खिलाफ है। आप देखें कि जो सरकार में आते ही 370 जो है हटाया गया, बहुत सारी बातें कहा गया है, लेकिन वो कहा गया कि जो भाई कश्मीर में जो है अब यहाँ के लोग जाकर के ज़मीन खरीदेंगे, लेकिन वहाँ क्या हुआ, वहाँ जो है सैकड़ों एकड़ जो है ज़मीन अडानी को जो है दे दिया गया। अडानी के लिए वो कानून जो है लाया गया था, उसका भी लोग विरोध किए, लेकिन वो जो है नहीं। फिर भूमि अधिग्रहण कानून लाए, पता नहीं ये सरकार भूमि का भी वो दलाल है क्या, ये समझना होगा। भूमि अधिग्रहण कानून लाए और भूमि अधिग्रहण कानून में भी कहिए कि जो आंदोलन हुए और वो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, वो भी जहरीली जो है एक सुई था, जनता देने की साजिश था। 3 कृषि काला कानून यही सरकार जो है लाने का प्रयास किया, जिसका किसानों ने विरोध किया, और वो भी एक जहरीली सुई था जो किसानों को देने के लिए घूम रहा था। आज जो है ठीक उसी तरीके से वक्फ बोर्ड के भी जो मामला है, वो वक्फ बोर्ड का भी मामला वही है। वह जो कहिए कि उनका बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, उनका वो घराने का नज़र सीधे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर, और ये आज से नहीं पहले से, और ये सरकार चाहती है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन से बहुत सारे चीज़ें, मस्जिद है, आपको कब्रिस्तान है, बहुत सारे चीज़ है उसमें बना हुआ। साथ के साथ एक बहुत ज़्यादा गरीबों का भी बस्ती बना हुआ है, गरीब लोग भी उसमें जो है गुजर बसर कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन में, लेकिन उन लोगों को भी तरह तरह के जो है तरीके से हटाना चाह रहा है। और उसमें एक कहिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनियों का जो है द्वारा भारत के जो उद्योगपति है उनके हवाले करने के साजिश जो है से चल रहा है। इसीलिए जो है कहिए ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा दलितों का है, ये मुद्दा पिछड़ों का है, ये मुद्दा अल्पसंख्यकों का है। और ये तीनों जो ताकत के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो ये तीनों ताकत को एक साथ आना होगा। और इसी के लिए 26 तारीख को जो कहिए वक्फ बचाओ संविधान बचाओ के संयुक्त मंच के द्वारा जो है एक रैली का जो है प्रयोजन किया गया है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम तरह के लोगों को, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के भी जो मानने वाले जो लोग हैं, उनको भी एकजुट होकर लाखों की संख्या में सड़क पर उतरने की जरूरत है। क्योंकि ये सरकार अगर डरती है तो सिर्फ आंदोलन से ही डरती है, ये सरकार पीछे बैक होती है तो सिर्फ आंदोलन से ही बैक होती है। इसका जो पहले बताए हैं वो सब उदाहरण है। अनुसूचित जाति अधिनियम जो लागू किया गया, दलितों ने दलित मुस्लिमों का गठजोड़ बनेगा वक्फ बोर्ड के खिलाफ और सड़क पे उतरेंगे सभी। हाँ बिल्कुल, जो लोग मतलब कहिए कि जो ये इन ताकतों के खिलाफ तो सरकार जो है मुहिम चला रहा है। इसके लिए तो इंसाफ पसंद जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को उतरने की जरूरत है। ये है क्या परिचय हो गया? आनंद पटेल, राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। गर्मी की छुट्टी को लेकर मुजफ्फरपुर के रास्ते 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। गर्मी की छुट्टी के दौरान रेलवे मुजफ्फरपुर के रास्ते 5 जोड़ी और समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगा। पुमरो के CPRO सरस्वती चंद्र ने बताया कि 04029 बटा 04030 मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल चलेगी। यह ट्रेन 22 अप्रैल से 17 मई के बीच प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आनंद विहार व 23 अप्रैल से 18 मई के बीच प्रत्येक बुधवार व रविवार को मुजफ्फरपुर से खुलेगी। वहीं 04028
98 आनंद विहार सीतामढ़ी स्पेशल 22 अप्रैल से 11 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को आनंद विहार और 4012 दिल्ली दरभंगा स्पेशल ट्रेन 22 अप्रैल से 11 जुलाई चलेगी। यह प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को दिल्ली से खुलेगी। वहीं 4011 दरभंगा दिल्ली स्पेशल 23 अप्रैल से 12 जुलाई तक हर बुधवार व शनिवार को दरभंगा से चलेगी। वहीं 04066 नई दिल्ली सहरसा स्पेशल 21 अप्रैल से 10 जुलाई तक प्रत्येक गुरुवार व सोमवार को नई दिल्ली से और 04065 सहरसा नई दिल्ली स्पेशल 22 अप्रैल से 11 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार और मंगलवार को सहरसा से खुलेगी। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9472108735264757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। UPSC 2024 का रिजल्ट जारी हुआ। मुजफ्फरपुर जिले के सिद्धार्थ कृष्णा ने 680 रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को मुजफ्फरपुर शहर के सिकंदरपुर मोहल्ले में रहने वाले सिद्धार्थ कृष्णा ने सही साबित कर दिया है। UPSC 2024 के घोषित परीक्षा परिणाम में चौथी बार में सफलता हासिल कर सिद्धार्थ ने 680 रैंक हासिल किया है।
जिसके आधार पर आरएस में नियुक्ति हासिल हुई है। चौथी कोशिश में यह सफलता हाथ लगने पर सिद्धार्थ ने बताया कि सेल्फ स्टडी और ग्रुप डिस्कशन के साथ पूर्व के प्रश्नों को हल कर उन्होंने यह सफलता हासिल की है। सिद्धार्थ आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। इससे पहले उसकी स्कूली शिक्षा मुजफ्फरपुर के डीएवी स्कूल से हुई थी। सिद्धार्थ के पिता महेश प्रसाद यादव पुलिस में हैं, जबकि मां सरकारी शिक्षिका रही है। मां मृदुला यादव ने बताया कि सिद्धार्थ के पिता और वह दोनों सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उन्होंने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए हॉस्टल में रखा था। चौथी की पढ़ाई में सिद्धार्थ फेल हो गया, तब उसकी मां को एक शिक्षिका होने के नाते गहरा सदमा पहुंचा और उन्होंने 2004 में शिक्षिका की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बच्चों को छात्रावास से घर वापस बुलाया और खुद उनकी शिक्षिका के रूप में पढ़ाने लगी। अंततः उसका परिणाम आया और सिद्धार्थ ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता का परचम लहराते हुए अपनी मां के सपने को साकार कर दिखाया। बस अच्छा लग रहा है कि सालों की मेहनत के बाद रिजल्ट आया। कैसे तैयारी की थी? 2 साल मैंने घर से रह के सेल्फ स्टडी करा था, उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया था कोचिंग के लिए। प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कहाँ से? प्रारंभिक पढ़ाई यही मुजफ्फरपुर से डीएवी पब्लिक स्कूल से हुई थी और कॉलेज मेरा खड़गपुर से हुआ था, आईआईटी खड़गपुर से। मोस्टली सेल्फ स्टडी था, बट कोचिंग की मैंने हेल्प ली थी। जब दिल्ली गया था तो टेस्ट सीरीज वगैरह लिया था और कुछ क्लासेस कुछ सब्जेक्ट्स में जिसमें मैं वीक था, ऑप्शनल वगैरह में मैंने क्लासेस करी थी। यूपीएससी पास करने की क्या स्ट्रेटेजी तैयार किए थे आपकी? किस तरीके से तैयारी? सबसे पहले इस एग्ज़ाम का जो डिमांड है, एग्ज़ाम का डिमांड है उसको समझिए। मतलब तीनों स्टेज में जो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू होता है, सबका डिमांड अलग अलग है। तो पहले मैं थोड़ा अनप्रिपेयर्ड वे में कर रहा था, फिर मैंने स्ट्रेटजी के साथ सब कुछ करा। तो इस एग्ज़ाम का एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के हिसाब से आपको पर्टिकुलर चीज़ पढ़नी होती है। तो यही बहुत खुश है, इसका मेहनत सफल हुआ। बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत मेहनत के बाद इसको कामयाबी। बचपन से पढ़ने लिखने में कैसे थे? पढ़ने में अच्छा था, शुरू से ही टॉप करता था, अपने क्लास में हमेशा टॉपर रहा है। लगता है जो अपने शिक्षिका की नौकरी छोड़ी थी, आज बेटे ने तुम्हें दक्षिणा दे दिया। क्या कारण था तुम छोड़ दिया? ये मेन है कि ये लोग जब हॉस्टल में इसको डाल दिए थे तो वीक हो गया था, पढ़ाई लिखाई, शरीर से भी कमजोर हो गया था, वेट इसका कम हो गया था, पढ़ाई में भी इसका रिजल्ट गड़बड़ा गया था। आपको लगा था कि जॉब छोड़ देंगे तो केयर करेंगे बच्चे? इसके पापा का कहना था कि नहीं, बच्चा लोग ये नहीं हो, कामयाब नहीं हो पाएगा। तो कामयाब हो गया। अब उसका फल मिल गया। हाँ, उसका फल मिल गया। क्या नाम है आपका? मृदुला यादव। स्टेशन परिसर में तोड़े गए मंदिर के निर्माण को लेकर मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति के सदस्यों ने बैठक की। मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति द्वारा एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में रेलवे प्रशासन द्वारा सभी मंदिरों को नोटिस भेजने के विरोध में समिति की बैठक बुलाई गई थी। समिति के अध्यक्ष चंद्रकिशोर प्रासर ने कहा कि रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे परिसर और सभी रेलवे कॉलोनी में अवस्थित मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। सभी मंदिरों को नोटिस भेजा जा रहा है। इसके विरुद्ध हम लोगों ने एक आंदोलन भी किया था। उस दौरान 4 सूत्री मांग रेलवे प्रशासन को दी गई थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि घटना के 50 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आगामी 28 अप्रैल को हम लोग मिलकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही हमारी लड़ाई न्यायालय के जरिए भी चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर जंक्शन पर स्थित 2 मंदिरों को तोड़ा गया था। वह जमीन रेलवे प्रशासन की नहीं थी, बल्कि बिहार सरकार ने शिव मंदिर परिवार को दान में दिया था। इसे लेकर हम लोग उच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। हमारे पास सभी दस्तावेज हैं जिसके आधार पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि माल गोदाम पोखर स्थित मंदिर को भी रेलवे प्रशासन द्वारा नोटिस दे दी गई है। इसके अलावा वहां अवस्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी तोड़ने का नोटिस रेलवे प्रशासन द्वारा दिया गया है, लेकिन हम लोग इसे किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे। समय आने पर हम लोग सोनपुर डीआरएम का घेराव करेंगे। अगर फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती है
तो जीएम का भी घेराव कर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। समन्वय समिति जो रेलवे के द्वारा एक के बाद एक मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है उसके विरुद्ध काम कर रही है। उसकी आज बैठक हुई है और बैठक में निर्णय लिया गया है, यहाँ जानकारी दी गई है कि न केवल 2 मंदिर तोड़े गए हैं बल्कि इसके अलावा जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो रेलवे के जंक्शन के आसपास हो या फिर कॉलोनीज में हो, रेल कॉलोनीज में हो, उन सबों में से कई को नोटिस दे दी गई है और कई को नोटिस दिया जाना बाकी है, वो उनकी सूची में है। इसके कारण हम सभी चिंतित हैं। दूसरी बात ये कि हम लोगों ने 17 तारीख को यहाँ के एरिया अफसर से बात किया था और फिर 21 तारीख को मुजफ्फरपुर बंद के बाद हम लोगों ने जिला प्रशासन की उपस्थिति में, पुलिस के वरीय कप्तान की उपस्थिति में हम लोगों ने रेलवे से बात किया था, 4 सूत्री मांग पत्र भी दिया था, जिसका कि 1 महीना से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है। तो इसका अर्थ है कि जो हमारा मंदिर को रीस्टोर करना है उसको अवॉइड किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात आज ये आप सबों के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये जो कुली मंदिर तोड़ा गया है वह मंदिर हमारे पास कागजात हैं, दस्तावेज हैं और अभी दिखा सकते हैं कि वह मंदिर रेलवे की ज़मीन नहीं है बल्कि वह मंदिर बिहार सरकार ने भगवान शिव परिवार के नाम से 0055 डिसमिल उन्होंने दिया हुआ है और वो खतिहान में, जो बिहार सरकार का खतिहान है, उसमें दर्ज है और उसके आधार पर हम लोग हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। तो हमारा जो मंदिर तोड़ा गया है वो बिल्कुल नाजायज़ तोड़ा गया है। वो हमारी ज़मीन में जो मंदिर था जिससे रेलवे को कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने ज़बरदस्ती अपने कैंपस में घेर करके बना लिया था, ये तोड़ा गया है। सरियागंज स्थित आदर्श राजकीयकृत मध्य विद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। आज जिले के आदर्श राजकीयकृत मध्य विद्यालय सरियागंज में लायनेस क्लब की ओर से शहर के प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर ज्योति एवं डॉक्टर ए.के. दास द्वारा छात्राओं को सैनिटरी एवं हाइजीन का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गान से किया गया। डॉक्टर ज्योति को विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा बुके और डायरी तथा कलम देकर और स्वागत किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन, हाइजीन और छात्राओं में बढ़ते उम्र के साथ शारीरिक बदलाव पर लायनेस क्लब मुजफ्फरपुर के सौजन्य से सेमिनार आयोजित किया गया। डॉक्टर ज्योति एवं डॉक्टर ए.के. दास के द्वारा उपस्थित 225 छात्राओं को हीमोग्लोबिन, शुगर और बीपी का निःशुल्क जांच किया गया। और लायनेस की अध्यक्षा जी, कृपया मुझे इस तरह से मत किया करिए, मुझे परायापन लगता है। मैं तो खुद एक लायनेस हूँ और आप सभी की अपनी सदस्य हूँ। और यहाँ आकर मुझे एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व मनोज सर से मिलने का मौका मिला। उनकी कहानियों को सुनकर मुझे लगा कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व भी हमारे आसपास है, लेकिन हम मिल नहीं पाते हैं। जो जिससे मिलकर इतना अच्छा फील आ रहा है, इतनी अच्छी सोच किसी की हो सकती है, यह भी एक तरह से ग्रहण करने के कुछ सीखने की चीज है। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली है कि आपको इतने अच्छे प्रिंसिपल जी मिले हैं और मैं उनका के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बिहार विश्वविद्यालय के कॉमर्स डिपार्टमेंट में वर्ल्ड अर्थ डे पर वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय के कॉमर्स डिपार्टमेंट में अर्थ डे सेलिब्रेशन पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अर्थ डे सेलिब्रेशन की घोषणा की गई थी ताकि पूरे विश्व में ऊर्जा के स्वरूपों को संरक्षित किया जाए, ताकि इससे आने वाली पीढ़ियों को काफी फायदा मिलेगा। खासकर धरती पर हरियाली को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। इसके लिए हम सभी लोगों को संयुक्त रूप से मिलकर प्रयास करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी मैंने कहा है कि यह एक सेलिब्रेशन नहीं है, यह एक संकल्प लेने का दिन है कि हम संकल्प लें और उसको पूरी ईमानदारी से उस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाएं कि हम कैसे अपने पर्यावरण को, अपनी धरती को हम कैसे संरक्षित कर सकें, बचा सकें। सर, बच्चों को क्या कुछ अवेयर कीजिएगा बच्चों को मैंने बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं जो किए जा सकते हैं और जिससे हमारे पशु पक्षियाँ, हमारे पेड़, हमारा पर्यावरण सब कुछ बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल, आज हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट में हमारा थीम था सस्टेनेबल कॉमर्स फॉर अ ग्रीनर टुमारो। इसका सेमिनार का आयोजन किया गया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज वर्ल्ड अर्थ डे है और भारत जो है, भारत की संस्कृति जो है, जो पेड़ बचाना, जो कंकर में भी शंकर को ढूंढती है, और इस आयोजन में हमारे कुलपति महोदय आए
जिन्होंने ऐसी बात कही कि किस तरीके से हम लोग पेड़ पौधों को लगा करके, बचा करके और प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। और हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट के इस किए गए आयोजन के तहत हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग ये संकल्प लें। वहीं रिसर्च स्कॉलर महिपाल ओझा ने कहा कि वह कॉमर्स के छात्र हैं और आज कुलपति द्वारा अर्थ डे सेलिब्रेशन पर कई ज्ञानप्रद बातें सीखने को मिली, इसलिए इस तरह का आयोजन करने से छात्र छात्राओं में अपने प्रकृति के प्रति विशेष रुचि जगती है। हम सभी लोगों को मिलकर प्रकृति को बचाना होगा और संकल्पित होना होगा कि आने वाली पीढ़ी को हम लोग एक हरा भरा वातावरण दें। यही कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम कि आज विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, जो कि शिक्षा दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। 1970 में आपको गेलार्ड नेल्सन ने इसका प्रारंभ किया था, जो आज विश्वव्यापी हो चुका है। और आज हम लोग देख रहे हैं जितने भी उत्सर्जन हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल डिसग्रेडेशन हो रहा है, ये सब किस वजह से हो रहा है? पर्यावरण के दूषित होने के कारण। इसलिए सबसे पहले हमने बच्चों से संकल्प दिलवाया है, इस मौके पर आप ये संकल्प लें कि हर घर में वृक्षारोपण करेंगे और प्लास्टिक का यूज कम करेंगे, लकड़ी का यूज कम करेंगे, ताकि हमारा जंगल सुरक्षित रहे। जंगल सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे, और जल का बर्बादी कम करेंगे। ये सब बच्चों से संकल्प लिया गया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बच्चे पॉजिटिव बना करके, ये बहुत खुशी की बात है कि कम समय में हमारे इवेंट मैनेजर साकेत कुमार ने, इवेंट कोऑर्डिनेटर साकेत कुमार ने बहुत अच्छा कम समय में बच्चों को प्रेरित करके पोस्टर बनवाया। उसमें 3 पोस्टर को सेलेक्ट किया गया, बीसी के द्वारा उनको मेडल भी दिलवाया। और सर क्या कुछ कार्यक्रम किया गया आज के? और क्या कुछ कार्यक्रम किया गया? कार्यक्रम ये हुआ कि इसमें बहुत सारे जो हमारे डीन महोदय हैं, बैठा जी हैं, इन्होंने अपने अपने आशीर्वचन कहे। इन्होंने कोऑर्डिनेटर साहब ने विषय प्रवेश कराया और अनुपमा मैम ने धन्यवाद ज्ञापन किया। खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।